So good morning class. Today we will start our 7th chapter, that is formation of a company. First thing first, क्या क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है इस चैप्टर के? स्पेसिफाई द इम्पोर्टेंट स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कि एक कंपनी के फॉर्मेशन के लिए क्या क्या स्टेप जरूरी होते हैं. तो इसको हम आज ही कंप्लीट करेंगे. डिस्क्राइब द स्टेप इन्वॉल्व इन ईच स्टेट ऑफ कंपनी फॉर्मेशन. जो जो स्टेप होते हैं उसको हम डिटेल में आज ही पढ़ेंगे. तो ये दो टॉपिक हम आज इस क्लास में कंप्लीट करेंगे. सो फर्स्ट इंट्रोडक्शन है कि फॉर्मेशन ऑफ कंपनी क्या होता है. फॉर्मेशन ऑफ कंपनी होता है कि अगर आपके दिमाग में कुछ आइडिया आता है कि मुझे इस चीज़ का बिजनेस करना है, या आप ऑलरेडी वो चीज़ के बिजनेस में लगे हो, उसके बाद में आपका आता है कि नहीं मुझे बिजनेस को है ग्रो करना है, अब मुझे इसका क्या बनाना है, कंपनी बनानी है. तो अब फॉर्मेशन ऑफ कंपनी कैसे स्टार्ट करी जाए, क्या क्या स्टेप लिए जाए उसको कंपनी बनाने के अंदर. तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है. Formation of company is complex activity involving completion of legal formalities, procedures and full understand process. We can divide into formalities 3 distinct stage. 3 स्टेज में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, जिसको हम पिक्स भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें एस पहले आएगा और सी बाद में. पिक्स का मीन्स क्या होता है? P for promotion, I for incorporation, S for subscription of capital, and last C for कमेंसमेंट, जो कि आपके अभी कोर्स में नहीं है. तो प्रमोशन का मीन्स क्या होता है? जब आपके दिमाग में आइडिया आता है या कोई बिजनेस आइडिया आता है और आप एक कंपनी बनाने के बारे में सोचते हैं, वो सारे स्टेप, वो सारा पेपर वर्क कहाँ पे इन्वॉल्व होता है? प्रमोशन में. जब आपका सारा पेपर वर्क कंप्लीट हो जाता है, अब आपका नेम रजिस्टर्ड है, आपका नाम कंपनी का कहीं पे रजिस्टर्ड है, आपका ऑफिस तैयार है, वहां पे आप काम करना स्टार्ट कर सकते हैं. तो अब आगे के जो स्टेप आते हैं वो किस में आएंगे? इनकॉर्पोरेशन में. ठीक है, आप काम करना स्टार्ट कर दिया है आपने. अगर अब आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी तो देखो बेटा, प्राइवेट कंपनी में ये दोनों ही स्टेप होते हैं बस. पब्लिक कंपनी के लिए तीसरा स्टेप आता है सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल. क्यों प्राइवेट कंपनी में थर्ड स्टेप क्यों नहीं आता? क्योंकि वो शेयर इशू केवल अपने मेंबर्स में करती है, तो उसको ये पूरी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होती. वो केवल अपने मेंबर्स में ही शेयर इशू करेगी, तो उसको क्यों प्रॉस्पेक्टर बनाने पड़ेंगे, क्यों इशू शेयर के लिए उनको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा. तो ये वाला स्टेप प्राइवेट कंपनी में नहीं आता है. लास्ट है कमेंसमेंट. कमेंसमेंट मतलब उनके पास में पैसा भी आ गया, अब वो इजीली काम करना कंपनी ने स्टार्ट कर दिया है. It may however be noted that these stages are appropriate from the point of view of formation of any kind of company. किसी भी तरह की कंपनी हो उसमें ये सीरीज वाइज स्टेप ही चलेंगे, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होगा. प्राइवेट कंपनी एज अगेंस्ट अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज प्रोहिबिटेड टू रेज फंड्स फ्रॉम पब्लिक. अभी मैंने बात बताई कि जो पब्लिक कंपनी है वो पब्लिक से फंड रेज, जो प्राइवेट कंपनी है वो पब्लिक से फंड रेज नहीं कर सकती. उसके नेम में ही प्राइवेट है, तो अपने प्राइवेट मेंबर्स के थ्रू ही रेज कर सकती है. इट डजंट नॉट नीड इशू टू प्रोस्पेक्टस एंड कंप्लीट द फॉर्मेलिटीज मिनिमम सब्सक्रिप्शन. तो वही बात मैंने आपको बता चुकी हूँ कि सब्सक्रिप्शन वाला स्टेप प्राइवेट कंपनी में नहीं आता है. तो सबसे पहले हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं प्रमोशन ऑफ कंपनी. ये क्या कह रहा है? Promotion is the first stage in the formation of a company. It involves conceiving a business idea and taking its initiative to form a company, so that the practical shape can be given to exploiting and available business opportunity. Thus, it begins the somebody having discovered a potential business idea. Promotion of the company का मतलब है आपके दिमाग में एक business idea आना और आपके द्वारा इनिशिएटिव लिया जाना कि हम बिजनेस आइडिया को रियल में कन्वर्ट करें, उसको हम एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करें. इट मे हैव डिस्कवर्ड एन अपॉर्चुनिटी इन सच पर्सन ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ पर्सन और कंपनी. अब देखो यहाँ पे बताया गया है कि प्रमोटर कौन, प्रमोशन करने वाले को क्या कहेंगे? प्रमोटर. जिसके दिमाग में बिजनेस आइडिया आया उसे क्या कहेंगे? प्रमोटर. तो इनका कहना है कि प्रमोटर कौन हो सकता है? प्रमोटर या तो एक पर्सन होगा,
या तो ग्रुप ऑफ पर्सन होंगे या तो एक कंपनी होगी। ठीक है, कौन कौन हो सकता है प्रमोटर? इंडिविजुअल, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और अ कंपनी। ये सब किसी के भी दिमाग में आ सकता है आइडिया। ठीक है, तो a person, group of person or a company proceed to form a company, then they are said to be the promoters of the company। तो उसे क्या कहा जाएगा? उन लोगों को क्या कहा जाएगा? promoters of the company। A promoter is said to be the one who undertake the form of a company with reference to given a project and the going to the take the necessary step for accomplish the purpose। जिसके दिमाग में बिजनेस का आइडिया आया और जिसने इनिशिएटिव लिया उस बिजनेस आइडिया को बिजनेस बनाने में, वो सारे इनिशिएटिव, सारे स्टेप लिए, सारी नेसेसिटीज कंप्लीट करी, सारे पेपर वर्क करे, तो उनको क्या बोला जाएगा? प्रमोटर्स। अब यहाँ पे डेफिनेशन देखो, सेक्शन 69 और प्रमोटर का नेम कौन है? तो फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली है कि जिसके दिमाग में हु हैज बीन नेम्ड एज सच इन द प्रोस्पेक्टस। अच्छा, फर्स्ट जिसके दिमाग में बिजनेस आइडिया आया भी नहीं, लेकिन अगर प्रोस्पेक्टस में उसका नाम एज अ प्रमोटर की लिस्ट में लिखा है तो वो क्या माना जाएगा? प्रमोटर। अगर उसके नाम प्रोस्पेक्टस में है तो उसको क्या माना जाएगा? एज अ प्रमोटर। इस आइडेंटिटी कंपनी इन द एनुअल रिटर्न रिफर टू सेक्शन 92, और ये डेफिनेशन किस में लिखी हुई है? सेक्शन 92 में। हु हैज कंट्रोल ओवर द एंटायर ऑफ द कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वेदर एज अ शेयर होल्डर, डायरेक्टर या अदरवाइज। जो कंपनी पे कंट्रोल रखता है, कंपनी में डिसीजन मेकिंग पावर जिसके पास है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, अब चाहे वो शेयर होल्डर्स हो सकता है, डायरेक्टर्स हो सकता है या और कोई, अगर उसका कंपनी में कंट्रोल है तो उसको क्या माना जाएगा? अकॉर्डिंग विद हुज एडवाइस, डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अक्यूस्ड ऑन द एक्ट। जिसकी बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी मानते हैं उसको क्या माना जाएगा? प्रमोटर। मतलब कि मोर और लेस जो कंपनी में जिसकी चलती है वो कंपनी का क्या हो गया? प्रमोटर। यस। सो नेक्स्ट है फंक्शन। काम क्या क्या करते हैं प्रमोटर? तो सबसे फर्स्ट फंक्शन है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। सबसे फर्स्ट क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अगर मेरे दिमाग में बिजनेस आइडिया आया आज, तो क्या आज ही मैं उसको बिजनेस आइडिया को बिजनेस बनाने में लग जाऊं? नहीं ना, एक अपॉर्चुनिटी को ढूंढूंगी मैं कि वक्त आने पर जब मेरे किसी प्रोडक्ट की, मेरी किसी सर्विस की डिमांड होगी तब मैं उसको प्रोड्यूस करूंगा या उसको एज अ बिजनेस फॉर्म में लेकर आऊंगा। तो वही आइडेंटिफिकेशन करना कि कब सही वक्त होगा मुझे एज अ कंपनी ज्वाइन करने का, रजिस्टर्ड करने का, वो काम कौन करता है? प्रमोटर। दिस इज द फर्स्ट फॉरमोस्ट एक्टिविटी ऑफ अ प्रमोटर, इट इज टू आइडेंटिफाई अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। द अपॉर्चुनिटी मे बी रेस्पेक्ट टू प्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट or service or making someone products available, those are different channel or any other opportunity having investment potential। yes, या तो कोई सर्विस प्रोड्यूस करनी है आपको या प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है या कहीं पे इन्वेस्ट करना है, तो आपका मन आज हुआ तो आप आज ही तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे ना, आप सही वक्त ढूंढेंगे। तो वो वक्त कब है ये ढूंढना, वो अपॉर्चुनिटी कब है वो ढूंढना, वो पहला काम है किसका? प्रमोटर का। सेकंड है फेजिबिलिटी स्टडी। फेजिबिलिटी स्टडी का मतलब क्या होता है? अच्छे से जांच परख करना। ठीक है, किस किस चीज की फेजिबिलिटी स्टडी करेगा वो? yes. तो फर्स्ट है टेक्निकल फेजिबिलिटी। टेक्निकल फेजिबिलिटी का मतलब होता है कि जो भी आप प्रोडक्ट या सर्विस बनाना चाहते हैं, मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, वो टेक्निकली पॉसिबल भी है या नहीं है। ऐसी टेक्निक, ऐसी मशीनरी अवेलेबल भी है कि नहीं है, जो आप चीज सोच रहे हो, जो आपके दिमाग में है, वो बन भी सकता है या नहीं। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूं मैं आपको कि अगर मैं चाहती हूं कि मैं उड़ने वाली कार बना लूं, तो मेरे दिमाग में तो आइडिया है, लेकिन वो टेक्निकली पॉसिबल भी है या नहीं, ये किस में देखेंगे हम? टेक्निकल फेजिबिलिटी। नेक्स्ट है फाइनेंशियल फेजिबिलिटी। अच्छा, मान लिया टेक्निकली पॉसिबल है, ऐसी मशीन है, ऐसी, क्योंकि इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है। आज हम चांद पे पहुंच गए, सूरज पे भी पहुंच गए ऑलमोस्ट, तो इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, उड़ने वाली कार भी बन सकती है, लेकिन मेरे पास पैसे है कि नहीं है, फाइनेंस है या नहीं है, वो किस में आएगा? फाइनेंशियल फेजिबिलिटी। द प्रमोटर्स हैव टू एस्टिमेट द फंड रिक्वायर्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कि आप कितना पैसा मुझे लगेगा ये पूरा बिजनेस सपोर्ट, पूरा कंप्लीट, पूरी प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए और बिजनेस चलाने के लिए मुझे कितना पैसा मेरी जेब से देना पड़ेगा, वो उसको पूरा बजट तैयार करना पड़ेगा। अब वो पैसा मेरे पास है, कितना पैसा मुझे लेके आना पड़ेगा, कितना मुझे उधार मिल जाएगा,
ये स्टडी क्या होगी? फैसिबिलिटी स्टडी, ओ फाइनेंशियल फैसिबिलिटी। नेक्स्ट है इकोनॉमिकल फैसिबिलिटी। इकोनॉमिक वर्ड मैंने आपको स्टार्टिंग से कहती आ रही हूँ, इकोनॉमिक वर्ड रिलेटेड टू मनी। मनी मीन्स प्रॉफिट, ठीक है, टेक्निक्स भी है, पैसे भी हैं, सब है, वो बनाना पॉसिबल भी है, सब हो गया, लेकिन क्या वो काम मेरे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है, मुझे उससे पैसा भी आएगा या नहीं आएगा, वो आप थर्ड स्टडी में देखेंगे कि सब कुछ तो मैं कर लूंगा, लेकिन मैं किस चीज के लिए कर रहा हूं? प्रॉफिट के लिए, तो उससे प्रॉफिट भी होगा या नहीं, ये सब किस में आएगा? इकोनॉमिकल फैसिबिलिटी स्टडी में। तो ये फैसिबिलिटी स्टडी के बाद थर्ड जो काम करते हैं वो होता है नेम अप्रूवल। नेम अप्रूवल सबसे वेरी फर्स्ट काम होता है प्रमोटर का, जहां पे अगर पेपर वर्क पे आ जाए तो नेम अप्रूव कहां पे करवाया जाएगा? यस, रजिस्टर्ड ऑफिस, स्टेट रजिस्टर्ड ऑफिस, जहां पे कंपनी का हेड ऑफिस होगा, उस स्टेट रजिस्टर्ड ऑफिस में प्रमोटर्स अपनी कंपनी के 3 नेम्स देंगे प्रायोरिटी वाइज, ये या तो ये या तो ये। अगर उनके नेम को अप्रूव्ड हो जाता है तो जो भी नेम रजिस्ट्रार को समझ में आएगा, यूनिक नेम होगा, समझने लायक होगा, तो रजिस्ट्रार उस नेम को अप्रूव कर देगा। अगर तीनों ही नेम नहीं समझ में आ रहे हैं तो आपको विद इन द 10 डेज आपको न्यू नेम उनको देना पड़ेगा। Name is submitted to the application to the registered of company of the state in which the registered office of the company is to be situated. For its approval, the proposed name may be approved. If not considered undesirable, it may happen that another company exists with the same name. क्या रीजन हो सकता है नेम रिजेक्ट होने का? किसी और कंपनी का मिलता जुलता या फिर सेम नेम होगा, इसलिए रजिस्ट्रार ने आपका नेम क्या कर दिया है? रिजेक्ट कर दिया है। द प्रिफर्ड नेम इज मिसलीडिंग। से अब या तो सेम होगा या सिमिलर टू सेम होगा या मिसलीडिंग है। मिसलीडिंग मतलब आप सामान कुछ और बेच रहे हो लेकिन आपका नाम कुछ और ही बता रहे हैं, ठीक है, तो मिसलीडिंग नेम होगा। To suggest that the company is in the particular business when is not true. In such case, proposed name is not accepted, but some alternative name may be approved. Therefore, 3 names in the order of priority are given to the application to the registered of company. ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे वो? फिक्सिंग अप सिग्नेचर्स ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को हम डीपली आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे सिग्नेचर्स का मतलब है सिग्नेचर्स, जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनने वाले हैं उनके सिग्नेचर्स एक पेपर में आपको रजिस्ट्रार ऑफिस को देने होते हैं। पब्लिक कंपनी के लिए कितने मेंबर्स होने चाहिए, कितने सिग्नेचर्स जाने चाहिए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए? 7, और प्राइवेट कंपनी के लिए 2। यस। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स, अब यहाँ तक का काम तो प्रमोटर्स खुद कर लेते हैं। अब आगे का जो पेपर वर्क है वो थोड़ा सा, जैसे एमओए की बात हो रही है, एमओए की जो लैंग्वेज होती है उसकी जो बहुत ही टफ होती है। एमओए एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट होता है जिसके बाहर, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव लिखे होते हैं, उसके बाहर आप काम नहीं कर सकते। तो एमओए बनाना आप तो नहीं कर सकते, उसके लिए आप क्या करोगे? अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स। ऐसे लोग, ऐसे प्रोफेशनल सीए हो गए, ब्रोकर्स हो गए, वो आप प्रोफेशनल हायर करोगे। Preparation of necessary document, certain professionals such as mercantile bankers, auditors are appointed by the promoter to assist them in the preparation of necessary document which are required to be with the registrar of company। मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को जो हमें डॉक्यूमेंट्स देने हैं उसको प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या हायर करने पड़ेंगे? प्रोफेशनल्स। वो हमें डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करवाने में हेल्प करेंगे। अब वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से? एमओए हो गया, एओए हो गया, कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स हो गया, ठीक है। अब ये जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है उसको हम और आगे डीपली हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसे हम क्या कहते हैं? एमओए। एमओए का मतलब क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। ये क्या है? हमारी कंपनी का मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि इसमें डिफाइन होती है हमारी ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। हमने कंपनी बनाई है तो उसके पीछे के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, हम कहाँ किस लिमिट तक काम कर सकते हैं, वो सब किस में लिखे हुए होंगे? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। No company can legally undertake activity that are not contained in memorandum of association। आप ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकते
जो आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डिफाइन नहीं है, लिखा नहीं है। अगर करते हैं तो वो काम क्या माना जाएगा? इलीगल। लीगली आप वही काम करेंगे जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डिस्क्राइब्ड है। अब कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है? मेमोरेंडम मीन्स Memorandum of Association of the company of originally framed as the alter from time to time in pursuance of any previous company law in this act. The memorandum of association contain different clauses which are given below. Clauses मतलब different paragraphs होते हैं उसमें। तो क्या क्या लिखा होता है memorandum of association में? तो सबसे पहला है नेम। जो आपका कंपनी रजिस्ट्रार के द्वारा नेम रजिस्टर्ड हुआ है वो आप किस में लिखेंगे? सबसे ऊपर आपका नेम लिखा होगा। सेकंड का लिखा होगा रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, कि आपने कहाँ रजिस्टर करा है, वो रजिस्टर्ड ऑफिस किस स्टेट में है, उसका आपको पूरा एड्रेस देने की नीड नहीं है, केवल किसका नेम देना है? स्टेट का। सेकंड नंबर पे लिखा हुआ होता है एड्रेस। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट क्या लिखा होगा? ऑब्जेक्टिव्स, कि कंपनी के गोल्स क्या क्या है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, कंपनी क्या क्या काम करना चाहती है अपनी लाइफ में। ठीक है, दिस इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ द मेमोरेंडम। इट डिफाइन द पर्पस फॉर विच द कंपनी इज फॉर्म्ड, राइट। A company is not legally entitled to undertake an activity which is beyond the objective stated in the clause. ऐसा कोई काम नहीं कर सकती दैट इज बियॉन्ड द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम एसोसिएशन के बियॉन्ड वो कोई भी काम नहीं कर सकती। द मेन ऑब्जेक्टिव फॉर विच द कंपनीज फॉर्म्ड आर लिस्टेड इन सब क्लॉसेस। सब क्लॉसेस मतलब अगर जो मेन ऑब्जेक्टिव है जो कंपनी को करना ही है तो उसके अलग से पैरा बना के आप लिख सकते हैं। मतलब किसी भी रूप में वो जो आपके ऑब्जेक्टिव है वो उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होना चाहिए, या तो सब क्लॉजेस में या ऑब्जेक्टिव क्लॉज में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स जो दो क्लॉजेस में लिखा हुआ हो सकता है, या तो ऑब्जेक्टिव क्लॉज में ही ऑब्जेक्टिव हो, या अब ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसका एक सब क्लॉज भी हम बना सकते हैं। Essentially or identically for the attainment of the main objective of the company deemed to be valid through the may not be stated explicitly. लायबिलिटी क्लॉज में क्या है कि आपके शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी कहां तक लिमिटेड है। क्या आपके शेयर होल्डर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है? नो, अनलिमिटेड नहीं होती है। या लिमिटेड है तो लिमिटेड भी नहीं होती है। शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी कहां तक लिमिटेड है? देखिए, अगर मान लीजिए आपने 1000 शेयर इशू करे और एक शेयर 10 रुपीज का है, एक शेयर कितने रुपीज का है? तो आपकी टोटल कैपिटल कितने रुपीज की हो गई? 10,000 की। अब आप ये 10 रुपए एक साथ तो नहीं मांगेंगे ना, ये आप उसको डिवाइड कर देंगे। मान लीजिए 3 रुपीज आपने एप्लीकेशन मनी मांगी, 3 आपने अलॉटमेंट में मांग ली, फर्स्ट कॉल में 2 रुपीज और सेकंड कॉल में 2 रुपीज। अब एक पर्सन है उसने एप्लीकेशन मनी भी दे दी और अलॉटमेंट मनी भी दे दी, मतलब उसके कितने रुपए आ गए आपके पास? 6 आ गए। 6 के हिसाब से 6000 आ गए। ठीक है, कितने बाकी है? 4। कितने बाकी हैं? 4। तो उसकी लायबिलिटी, उस शेयर होल्डर की लायबिलिटी केवल उस 4 रुपीज तक ही है, उससे ज्यादा आप उससे नहीं मांग सकते। ये 4000 के अलावा आप उससे नहीं मांग सकते। ये आता है लायबिलिटी क्लॉज। कैपिटल क्लॉज कितना क्या है? दिस क्लॉज स्पेसिफाई द मैक्सिमम कैपिटल विच द कंपनी विल बी ऑथराइज्ड। कितना कैपिटल रेज कंपनी अपनी थ्रू आउट द लाइफ कर सकती है। वो कैसे निकालते हैं? सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। मान लो 1 लाख शेयर आपको पूरी लाइफ में इशू करना है और आपका एक शेयर 100 रुपए का है, तो आपका 1 करोड़ रुपीस का कैपिटल सब हो गया कि 1 करोड़ रुपीस की कैपिटल मैं थ्रू आउट द लाइफ शेयर होल्डर से रेज कर सकता हूं। शेयर होल्डर बाकी कैपिटल आप बिना शेयर होल्डर के अलावा रेज कर सकते हैं लोन वगैरह से। नेक्स्ट आता है सेकेंड डॉक्यूमेंट है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी एक डॉक्यूमेंट होता है। इसमें इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी डिस्क्राइब डिफाइन होते हैं कि कंपनी के इंटरनल काम को इजीली करने के लिए या एमओए को फॉलो करवाने के लिए एक और डॉक्यूमेंट बना है जिसका नाम क्या है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसमें कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो कि ये देखते हैं कि कहीं हम एमओए के बाहर जाके तो काम
नहीं कर रहे। एओए बनाते समय हमें मेक श्योर करना चाहिए कि उसमें कुछ ऐसे रूल्स हम ना डाल दें जो किसको कॉन्ट्राडिक्ट करे, एमओए को, कि हम एमओए के बाहर जाके काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशन उसमें ना हो। Article of association are the rules and regarding internal management of the company. These rules are subsidiary to the memorandum of association. Subsidiary मतलब साथ साथ में चलने वाले, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के साथ में की जगह एओए भी काम में लिया जा सकता है। ठीक है, अब आपसे पूछा जा सकता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की सब्सिडियरी क्या होती है, आप क्या लिखोगे, एओए। एंड शुड बी नॉट कॉन्ट्राडिक्ट और एक्सीड एनीथिंग स्टेटेड इन एमओए। ना तो कॉन्ट्राडिक्ट होना चाहिए ना एक्सीड होना चाहिए, ना तो उसको कॉन्ट्राडिक्ट करे ना तो उससे ज्यादा हो कि जो हम एमओए से बाहर काम करने लग जाए। According to section 25 of the Companies Act 2013, articles mean the article of the association of the company as originally framed as uttered from time to time or apply pursuant of any previous company's law of this act. Yes, किसी भी कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली अगर हम रूल्स और रेगुलेशन बनाते हैं कंपनी का तो किस में आते हैं, एओए में आते हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है कंसेंट ऑफ प्रपोज डायरेक्टर। एमओए और एओए के साथ में हमें कंसेंट लेना होता है। कंसेंट मतलब सिग्नेचर किसके, डायरेक्टर्स के। तो वही बात है कि प्राइवेट कंपनी में 2 के सिग्नेचर होंगे और पब्लिक कंपनी में 7 डायरेक्टर्स के सिग्नेचर्स होंगे। नेक्स्ट है एग्रीमेंट। द एग्रीमेंट इफ एनी विच ऑफ द कंपनी प्रपोज टू एंटर विच एनी इंडिविजुअल फॉर अपॉइंटमेंट एज द मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर, जो डायरेक्टर्स के साथ जो एग्रीमेंट बनाया जाएगा कि कितना सब्सक्रिप्शन उनको लेना जरूरी है, क्या वो परमानेंट डायरेक्टर बन रहे हैं या कुछ समय के लिए डायरेक्टर बन रहे हैं, उनकी शर्तें वो सब किस में लिखी हुई होगी, एग्रीमेंट में। एंड लास्ट statutory declaration, a declaration stating that all the legal requirement pretending to be registered have been completed. Statutory declaration का मतलब क्या है, जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस को जिस भी डॉक्यूमेंट की नीड थी वो हमने क्या कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। और वो डिक्लेरेशन के नीचे आपको क्या करना है, सिग्नेचर। और एक लास्ट डॉक्यूमेंट होता है पेमेंट ऑफ रिसिप्ट, कि आपने नेम रजिस्टर्ड की पेमेंट कर दी है, वो रिसिप्ट भी आपको उन डॉक्यूमेंट के साथ में अटैच करवानी पड़ती है। तो ये हो गया हमारा एक जो हमने पढ़ा है पेक्स, उसमें से हमारा क्या कंप्लीट हो गया है, पी। अब 2 मेन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इनकॉर्पोरेशन एंड सब्सक्रिप्शन। आई होप आपको प्रमोशन अच्छे से समझ में आया हो।